क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन, एम्पियर किसके मापने की इकाई है, बताइए। एम्पियर जो है किसके मापने की इकाई है। ऑप्शन दिया है पावर, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है वोल्टेज और डी ऑप्शन विद्युत धारा। बताइए दोस्तों, तो एम्पियर किसके मापने की इकाई है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा को मापन किसमें किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है, ये चीज आपको मालूम हो गया। पावर, पावर क्या है, पावर का मापन वाट में किया जाता है। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो गया। और वोल्टेज किसका है, विभवांतर का है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो पावर का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। पावर का अगर मात्रा की बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा, वाट हो गया। प्रतिरोध का मापन किसने किया था, मात्रा क्या हो गया अगर बात करें तो ओम हो गया। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। और वोल्टेज, वोल्टेज किसका दिया हुआ है, वोल्टेज किसका मात्रक दिया है, तो ये विभवांतर का होता है। किसका है, वोल्टेज विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, तो विभवांतर को किसमें मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है, ये चीजें क्लियर हो गया। और प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है, ओम में। और पावर को किसमें मापा जाता है, वाट में। ये क्लियर हो गया, जो शक्ति है इलेक्ट्रिक पावर कितना है उसको किसमें मापा जाता है, वाट में। ये चीजें क्लियर हो गया। और विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है, ये चीजें क्लियर हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों, जो विद्युत धारा है और प्रतिरोध और विभवांतर में क्या रिलेशन है, बताइए। तो रिलेशन क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइए। प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे क्या होता है, धारा। विभवांतर बटे क्या होता है, धारा है। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे क्या हो गया, धारा। ये चीजें हो गया। तो प्रतिरोध आर बराबर क्या हो गया, विभवांतर वी और धारा क्या हो गया, आई। ठीक है, ये चीजें। अब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान आर हो गया। अब यहां से अगर हम धारा का देखिए, विभवांतर का क्या आ गया, वोल्ट हो गया। विभवांतर का मात्रक क्या है दोस्तों, वोल्ट है। विभवांतर का क्या मात्रक है, वोल्ट है। और प्रतिरोध का क्या मात्रक है, ओम है, ओम। ये चीजें हो गया। तो वोल्ट पर ओम मतलब वोल्ट बटे ओम को हम क्या है, एम्पियर भी कहते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। हो सकता है प्रश्न में आ दिया एम्पियर किसके मापने की इकाई है, ये चीजें। अगर एम्पियर का मात्रक जो है कहां से, वोल्ट बटे ओम को क्या है, एम्पियर भी कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। धारा बराबर क्या हो गया, विभवांतर बटे प्रतिरोध हो गया। ये चीजें हो गया, क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब अगर बात करें हम विभवांतर बराबर, विभवांतर, विभवांतर और जो होता है धारा, विभवांतर और धारा गुणे क्या होता है, पावर होता है। विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर है। ठीक है, तो विभवांतर क्या है, वी, धारा क्या हो गया, आई, और पावर क्या हो गया, वही पावर क्या हो गया, पी। ठीक है, ये चीज है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए, P बराबर आप लिख सकते हैं वी आई। ठीक है, P बराबर क्या हो गया, वी आई। तो ये आपको कहीं अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, मान लीजिए उस एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बाई चांस एक आध नंबर नहीं दे दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ बता दे रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों विभवांतर धारा और पावर में संबंध क्या होता है, तो पावर बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा। क्या होता है, देखिए, तो विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर। तो ये चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। एक हो गया आपका प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा हो गया, एक फार्मूला ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर है। विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर, या पावर बराबर क्या हो गया, विभवांतर गुणे धारा। इस तरीके से आप चीजें ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
प्रतिरोध बटा विभवांतर बटे धारा, और पावर P बराबर हो गया VI, विभवांतर और धारा। ये चीज आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये एम्पीयर किसके मापने की इकाई है? तो सही आंसर क्या हो गया है? डी ऑप्शन करेक्ट है, विद्युत धारा। और साथ में हमने पावर का मात्रा क्या, पावर को किस में मापा जाता है? वाट में। प्रतिरोध का मापन ओम में होता है, और विभवांतर का मापन किस में होता है? वोल्टेज में होता है। और प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा होता है। यहाँ से चीज आप देख लेंगे, विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, पावर बराबर क्या हो गया? विभवांतर गुणे धारा। ये चीज यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? शक्कर की किण्वन, जो शुगर की किण्वन से क्या बनता है, ये बताइए दोस्तों। तो शुगर की किण्वन से क्या बनता है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है एस्टिक एसिड, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल। ऑप्शन डी है क्या? क्लोरोफिल। तो बताइए शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? सही आंसर आपको क्लिक करना है। तो इस चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया दोस्तों? इथाइल अल्कोहल जो है, ये चीज आपका हो गया। ठीक है, तो शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। इसका फार्मूला अगर आपको मालूम होना चाहिए तो क्या होगा? C2H5OH। ठीक है, क्लियर हो गया? C2H5OH, 2 कार्बन होता है और 6 क्या है? हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये चीज। तो इथाइल जो अल्कोहल होता है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल में क्या है? शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया आपको। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें क्या क्लोरोफिल होता है। उसी की वजह से क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? होती है। तो क्लोरोफिल, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या दिया है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? अब बताइए। देखिए, कोलाइड का संबंधित एक क्वेश्चन और आ गया आपको, हमको लग रहा है यहाँ रिवाइज करने के लिए आपको दे दिए थे। तो 9वां क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? ठीक है, अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को समझे होंगे जो बताए थे आपको आरंभ में, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दूध है, बी ऑप्शन आइसक्रीम, सी ऑप्शन शहद, और डी ऑप्शन क्या है? फूल। बताइए तो कौन सा कोलाइड नहीं है? तो हम बता रहे कोलाइड विलयन नहीं है। कौन सा कोलाइड नहीं है? तो आप जानते हैं दोस्तों, कोलाइड विलयन क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड विलयन जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। और अगर एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें जो है दो विभिन्न प्रकार के जो है विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजेनियस क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कुछ अन्य एक विलयन है और उसमें क्या है? कुछ अन्य जो पदार्थ क्या है उसमें सस्पेंडेड है, निलंबित है। वो पूरी तरीके से घुले भी हो सकते हैं और कम घुले भी हो सकते हैं, ये भी चीजें हैं। तो इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो ऑप्शन देखिए दूध। तो दूध ऑप्शन है, आइसक्रीम दिया, शहद दिया, और क्या? खून। तो आपको कहना बताना इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है वह कोलाइड नहीं है, कोलाइड विलयन नहीं है, एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। ठीक है, देखिए दूध क्या है? दूध में देखेंगे जो प्रोटीन होते हैं और जो वसा की जो कण होते हैं, दूध में क्या है? दूध में प्रोटीन, वसा है, और क्या है? पानी है। तो दूध में पानी क्या होगा? विलयन है, और उसमें प्रोटीन और जो वसा की कण क्या होते हैं? निलंबित होते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो दूध एक प्रकार के क्या है? पायस का उदाहरण है, इमल्शन का उदाहरण है, तरल में तरल का उदाहरण है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दूध में जैसे देखेंगे जो वसा होती है, वसा है, और क्या है दोस्तों? पानी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण हो गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप देखेंगे। ठोस में, शहद में क्या है? शहद में देखेंगे परिक्षेपण अवस्था क्या है? ठोस है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है? परिक्षेपण माध्यम क्या होगा दोस्तों? तो जो परिक्षेपण माध्यम हो गया वह क्या हो गया? लिक्विड, शहद है। ठीक है, खून में क्या है? खून का जो परिक्षेपण अवस्था क्या हो गया? ठोस हो गया, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया? तरल अवस्था हो गया। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ठोस और तरल, और यहाँ पर क्या है? ठोस, खून का क्या होगा? ठोस और द्रव या तरल, जो भी आप कहिए, बात वही है।
ठीक है, ये चीजें आपको मालूम है। तो दूध में क्या हो गया, ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब इनमें से क्या है, कौन सा कोलाइड विलयन नहीं है, तो सही आंसर क्या हो गया, बी आइसक्रीम। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नौ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। 10वां क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है। नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। तो नील गाय जो है किस कुल में आती है ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है गाय, बी ऑप्शन है भेड़, सी ऑप्शन है हिरण, डी ऑप्शन है बकरी। तो जो नील गाय होती है वह किस कुल में आती है, किस कुल समुदाय से संबंधित है, ये चीज आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो नील गाय होती है वो किस कुल में आती है, हिरण। क्या हो गया, हिरण। सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो नील गाय है निम्नलिखित में से किस कुल में आती है, तो हिरण के कुल में आती है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। गेस करेंगे गाय तो गलत हो जाएगा, इसलिए कुछ चीजें आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए, तभी एग्जाम में आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है, तो हिरण के कुल में आती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुगनू किस परिवार का सदस्य है। जुगनू जो है किस प्रकार का सदस्य है, चमकता रहता है। ठीक है, जुगनू नाम से ही आप जान रहे हैं। ठीक है, तो जुगनू किस परिवार का क्या है, सदस्य है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिया है, ए मोलस्क, बी ऑप्शन है कृमि, सी ऑप्शन है कीट, और डी ऑप्शन क्या है, सूत्रकृमि। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जुगनू किस परिवार का सदस्य है, तो जुगनू जो है कीट परिवार का क्या सदस्य, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जुगनू जो है आर्थ्रोपोडा संघ का क्या है, मतलब सदस्य आता है। आर्थ्रोपोडा नाम सुने होंगे आप, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ जो है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे जितने भी सजीव हैं इस धरती की बात अगर किया जाए, धरती पर जितने भी सजीव हैं, ज्ञात जितने भी सजीव हैं, उसमें सबसे अधिक संख्या किसका है, तो सबसे अधिक संख्या कीटों का ही है। जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, मानव सहित जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी हैं, जितना भी सजीव है, जो भी सजीव जिसमें भी जितने भी सजीव हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, उसमें सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक कीटों की संख्या है। सबसे अधिकांश संख्या किसकी है, कीटों की है। ठीक है, ये चीज है आपको। तो जुगनू किस परिवार का सदस्य है, तो जुगनू जो है कीट परिवार का क्या है, सदस्य है। ये चीजें है। और अगर संघ की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा संघ हो जाएगा। ठीक है, तो जुगनू किस परिवार का सदस्य है, कीट परिवार का क्या हो गया, सदस्य हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, बताइए दोस्तों। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 4 बीट्स, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन क्या है 24। बताइए एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर बताइए। एक बाइट में जो है कितने बीट्स होते हैं, तो एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं। कितने बीट्स होते हैं, 8 बीट्स होते हैं। ये चीजें हो गया, एक बाइट में कितने होते हैं बीट्स, 8 बीट्स होते हैं। अब बताइए दोस्तों एक बाइट में कितने निबल होते हैं। ठीक है, अब बताइए एक बाइट में कितने निबल होते हैं, एक बाइट में कितने निबल होते हैं, ये बता दीजिए आप तुरंत। एक बाइट में कितने निबल होते हैं, बता दीजिए दोस्तों। तो एक बाइट में कितने निबल होते हैं, तो एक बाइट में 2 निबल होते हैं। एक बाइट में कितने निबल होते हैं, कितने निबल, तो 2 निबल होते हैं। ठीक है, कितने निबल होते हैं, 2 निबल। क्यों, क्योंकि देखिए एक निबल में कितना बीट्स होता है, तो एक निबल में 4 बीट्स होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। एक निबल बराबर कितना होता है, 4 बीट्स। एक निबल बराबर क्या होता है, 4 बीट्स होता है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे जो किलोबाइट है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक किलोबाइट जो है, ये किलोबाइट, ये किलोबाइट हो गया दोस्तों। फिर 1 मेगाबाइट हो गया, 1 मेगाबाइट हो गया, 1 किलोबाइट हो गया, यहाँ पर 1 है आप समझिएगा। 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट हो गया, और क्या है 1 गीगाबाइट हो गया, 1 गीगाबाइट हो गया, 1 गीगाबाइट, और क्या है दोस्तों 1 टेराबाइट,
एक क्या है टेराबाइट, बताइए बताइए आगे। 1 किलो बाइट बराबर कितना हो गया, 1024 बाइट हो गया। ठीक है, 1 किलो बाइट बराबर कितना हो गया, 1024 बाइट हो गया। 1 किलो बाइट बराबर कितना हो गया, 1024 बाइट हो गया। ठीक है, 1 मेगाबाइट बराबर कितना होगा, 1024 किलोबाइट हो गया। 1024 किलोबाइट हो गया। 1024 क्या है, किलोबाइट हो गया। और 1 गीगाबाइट बराबर क्या हो गया, 1024 मेगाबाइट हो गया। 1024 मेगाबाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बताइए 1 टेराबाइट बराबर क्या हो गया, 1024 गीगाबाइट हो गया। 1024 गीगाबाइट हो गया। क्लियर होगा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर हो गया 1024 गीगाबाइट। तो ये चीजें आप याद रखिएगा दोस्तों, आपको कहीं हेल्प मिल सकता है, प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड, तो आप आसानी से क्या है कर लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। ये चीजें क्लियर हो गई। और ये चीजें आप रखिएगा दोस्तों यार, एक बाइट में कितने निबल होते हैं, तो 2 निबल होते हैं, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। और एक निबल बराबर 4 बीट्स होता है, तो ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, ये दोनों चीजें आप क्या है ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, ये चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। तो सही आंसर हो गया बी, आंसर क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, और साथ ही ये सब जो चीजें आप जानिए, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, मेमोरी में बनाए रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों कितना आप क्वेश्चन सही किए हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है ध्रुवण और व्यक्तीकरण, बी ऑप्शन है बहुलिक परावर्तन और व्यतीकरण, सी ऑप्शन है बहुलिक अपवर्तन और परिक्षेपण, डी ऑप्शन है विवर्तन और परिक्षेपण। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए। साबुन के जो पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, ये आप फोकस करिएगा दोस्तों, जो चमकदार रंग आपको दिखते हैं, चमकीले रंग जो है, साबुन का बहुत ज्यादा गाज है, झाग हो गया, झाग हो जाता है उसमें देखते हैं ना, अनुभव किए होंगे आप। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का क्या परिणाम है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बहुलिक परावर्तन और व्यतीकरण। बहुलिक परावर्तन और व्यतीकरण। ठीक है, अब देखिए तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है और इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या है व्यतीकरण, इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस INTERFERENCE, इंटरफेरेंस हो गया। रिफ्लेक्शन REFLECTION। तो जो रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों और जो इंटरफेरेंस है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराई, फिर क्या है वापस आ गई, परावर्तन हो गया। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई है सतह है, तो यहां से क्या है, मान प्रकाश की किरण गई और रिफ्लेक्ट होकर उस दूसरी तरफ नहीं गई, रिफ्लेक्ट होकर पुनः क्या है उसी मार्ग में, उसी माध्यम में क्या वापस आ गई। एक क्या है रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मान लीजिए
अब अगर यही किरण क्रॉस कर जाती सतह को, दूसरी तरफ चली जाती, तो क्या अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, प्रकाश की किरण कोई गए टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस आ गए, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। दोस्तों ये चीजें क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस में जब दो समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे होती है, जब दो समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे होती हैं एक दिशा में क्या है गमन करती हैं, जब दो समान आवृत्ति की माने प्रकाश तरंगे हैं ऐसे, ठीक है, दो समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे जो हैं एक ही दिशा में क्या है गमन करती हैं, एक ही दिशा में क्या है गमन कर रही हैं, एक ही दिशा में गमन करती हैं, और उसके बाद क्या है अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जब अध्यारोपण मिलन होता है इनका, तो मिलन कहीं होगा इन लोगों का, ठीक, मान लीजिए, तो जो अध्यारोपण होता है, इंटरफेरेंस, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही आवृत्ति की एक ही दिशा में जो है समान गति से क्या है एक ही दिशा में क्या है गमन कर रही हैं, तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप, अध्यारोपण मतलब जो मिलन होता है, अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता में क्या है परिवर्तन आता है, प्रकाश की तीव्रता में क्या है दोस्तों परिवर्तन देखने को मिलता है, जो प्रकाश की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, तो प्रकाश की जो तीव्रता में क्या है परिवर्तन देखने को मिलता है, वही आप देखेंगे जो चमक आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन है और जो ये व्यतिकरण इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस मल्टीपल टाइम्स होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुविध मतलब मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है और इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो परावर्तन और इंटरफेरेंस, परावर्तन और व्यतिकरण की परिघटना जो होती है मल्टीपल टाइम्स होती है, तब हम देखते हैं कि जो साबुन का गाज है जो झाग होता है उसमें हमको देखते हैं चमकदार रंग जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ये अनुभव किए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो सही आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जो होता है रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। ठीक है, ये चीजें, और रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इंटरफेरेंस जो व्यतिकरण क्या है ये चीज आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, 13 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो जो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में किस स्थान पर है दोस्तों, तो जो कलपक्कम स्थान है, कलपक्कम पे, कलपक्कम में क्या है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र है, कलपक्कम। ठीक है दोस्तों, कलपक्कम, तो कलपक्कम में क्या है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया, कलपक्कम, और कलपक्कम कहाँ है तमिलनाडु में, ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है वायु में कण को मापने के लिए, बी ऑप्शन खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा जानने के लिए, सी ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता, डी ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। जो डेसिबल होता है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया था, डेसिबल, डेसिबल पे आप फोकस करिएगा। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो ध्वनि की तीव्रता है, वातावरण में जो ध्वनि की तीव्रता है वह मापा जाता है, जो साउंड है, जो इंटेंसिटी है, कितना शोरागुल है, कितना शोर हो रहा है, कितनी मतलब वहां पर क्या है, इसलिए देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा 50 से 55 डेसिबल, जो 50 से 55 डेसिबल जो है मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से 55 जो डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल। ठीक है दोस्तों, जो डेसिबल ध्वनि जो है ठीक है मतलब स्वस्थ बने रहने के लिए 40 से 45 40 डेसिबल है तो और अच्छी बात है, मतलब 50 डेसिबल तक आप अगर ऐसे माहौल में जहां पर 50 डेसिबल के आसपास ध्वनि हो रहा तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है, आपके लिए चुनौतियां उत्पन्न होंगी। ठीक है,
तो जो 50 डेसिबल आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि जो सामान्य बोलचाल होता है, मान लीजिए यहाँ पर कम शोर बोल है 45 से 50 डेसिबल चीजें मतलब मध्य में होती हैं, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि की जो तीव्रता। ये चीजें क्लियर हो गया आपको। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है ध्रुवण, डी ऑप्शन है व्यतिकरण। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें किस परिघटना का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा। तो उसको बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल जो है इंटरनल जो होता है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अपनाया जाता है, ठीक है। परिघटना टोटल इंटरनल जो होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यह है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की दूर दराज के क्षेत्रों में भी, दूरस्थ क्षेत्रों में भी क्या है, इंटरनेट संभव हो पाया है, और जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, कम्युनिकेशन क्षेत्र में जो है क्रांति आया है। तो इस तरीके से जो ऑप्टिकल फाइबर का क्या है, समुद्र में भी ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया जा सकता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इसका फीचर्स है, विशेषताएं है। ये चीजें निम्नलिखित से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर में क्या कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो मान लीजिए कोई भी जो रे गई फिर वापस उसी मार्ग में वापस आ गई, आई फिर यहाँ पे गई फिर वापस आई, ऐसी चीजें जो है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ऐसे होता रहता है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको पूरा संकल्पना जो है ये चीजें है, ठीक है। तो निम्नलिखित किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो जो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को जो अपनाया जाता है, चीजें, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिघटना होती है, ठीक है दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? तो जो पेट्रोलियम परिसंस्करण है का उप उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट आपको बताना है। पेट्रोलियम का जो बाई प्रोडक्ट है, जो पेट्रोलियम का प्रभावी आशमन किया जाता है, वहां से जो पेट्रोल हुआ और भी जो मटेरियल निकाला जाता है, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, मेन बाई प्रोडक्ट क्या है आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है, मतलब उप उत्पाद आपको बताना है, बाई प्रोडक्ट बताना है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है चारकोल, बी ऑप्शन है एस्फाल्ट, सी ऑप्शन है पेट्रोल और डी ऑप्शन है कोयला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद बताइए, तो उप उत्पाद कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एस्फाल्ट। क्या हो जाएगा? ये एस्फाल्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है, वो क्या हो जाएगा? एस्फाल्ट हो जाएगा। और पेट्रोलियम परिसंस्करण का उत्पाद, मेन उत्पाद क्या होता है? पेट्रोल होता है, ठीक है। ये चीजें, कोयला तो जानते ही हैं, कोयला खदानों से क्या इसको निकाला जाता है। चारकोल जो है लकड़ी से भी बनाया जाता है और भी अन्य पदार्थों से बनता है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो जो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? करेक्ट आंसर हो गया एस्फाल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फोटोग्राफी में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफी होता है उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, बी ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड और डी ऑप्शन है साइट्रिक एसिड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोटोग्राफी में जो उपयोगी पदार्थ है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है उसका उपयोग क्या है किया जाता है? किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
अब देखेंगे यहाँ पर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, कौन सा पदार्थ जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है, मतलब खाद्य जो पदार्थ उसको सुरक्षा, उसकी लाइफ टाइम को जो है उसको क्या बढ़ा देता है, कौन सा पदार्थ ऐसा। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है बेंजोइक एसिड और डी ऑप्शन है एसिटिलीन। तो बताइए दोस्तों, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड होता है उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए क्या है, संरक्षण परिरक्षण के लिए क्या उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नमक जो घरों में उपयोग किया जाता है, आयोडीन जो नमक होता है क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब उसमें मेन अंश क्या होता है, प्रमुख अंश क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का है, साधारण नमक का सूत्र हो गया, ये चीजें हो गया। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, जो सोडियम कार्बोनेट है जो धावल सोडा होता है, इस सोडियम क्लोराइड किसका, जो साधारण नमक का फार्मूला है, जो साधारण नमक होता है दोस्तों, चीजें हो गई। सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, जो धावल सोडा है, जो कपड़ा धुला जाता है, जो जो पाउडर बनता है वो चीज है, धावल सोडा इसको बोला जाता है, धोने वाला सोडा है, धावल सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। एसिटिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, एसिटिलीन के जैसे माने फलों को जो है कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन का भी उपयोग किया जा सकता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बेंजोइक एसिड है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 20वां क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए क्या दिया है। एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम के बारे में आपको बताना है, एंजाइम की क्या विशेषता है आपको मालूम होगा। एंजाइम क्या है, एंजाइम जानते हैं दोस्तों क्या करता है, किसी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, उसकी गति को क्या है, बढ़ा देता है, लेकिन वह क्या है, स्वतः जो है उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। एंजाइम जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी गति को क्या है, बढ़ा देगा या उसकी गति को मंद कर देगा, घटा देगा, ऐसा होता है, ठीक। अब एंजाइम बोलते हैं क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है वसा और डी ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन। तो एंजाइम क्या है मतलब बताइए, तो सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो सही आंसर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो गया प्रोटीन, करेक्ट आंसर क्या होगा प्रोटीन। तो एंजाइम जो होते हैं वह मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है वह क्या है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम तो होते हैं प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन जानते हैं दोस्तों किससे बना होता है, जो एमिनो एसिड है, नाइट्रोजन के जो तत्वों से जो संयुक्त करके जो है इस तरीके से क्या प्रोटीन का निर्माण होता है, ये चीजें आपको मालूम होगा है। तो एंजाइम क्या होते हैं, मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों